खंड 4 इस तरह का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 150 में पहले ही मौजूद है। अनुच्छेद 2 अनुभाग 4 भाग 1 खंड 1। इस खंड में कुछ नया नहीं है। विधानमंडल में प्रतिनिधित्व का अधिकार पुनः समझौते में मान लिया गया है। जिन बातों पर पुनर्विचार होना है वे हैं: 1. प्रतिनिधित्व की मात्रा। 2. आदि प्रतिनिधित्व और निर्वाचक मंडल की प्रणाली। प्रतिनिधित्व की मात्रा। पुनः समझौते में अनुसूचित जातियों को दिए गए प्रतिनिधित्व की मात्रा समझौते के खंड 1 में दी गई है। इस समझौते का अनुपात 1 अन्य समुदायों का हिस्सा निकालने के बाद 2 अन्य समुदायों को अधिक प्रतिनिधित्व नियत हो जाने के बाद और 3 विशेषितों को सीटों का आवंटन हो जाने के बाद। अनुसूचित जातियों को किए गए सीटों के इस आवंटन में बड़ा अन्याय हुआ है। अधिक प्रतिनिधित्व के रूप में निकाली गई सीटों और विशेषितों को दी गई सीटों से जो हानि हुई उसे अनुसूचित जातियों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। इन सीटों का आवंटन कम्युनल अवार्ड द्वारा पुनः समझौते से पहले ही किया जा चुका था, अतः उस समय अन्याय का निवारण संभव नहीं था। अधिक प्रतिनिधित्व अनुसूचित जातियां एक और अन्याय का शिकार हैं। इसका संबंध अधिक प्रतिनिधित्व में उनके हिस्से का अधिकार है। यह स्पष्ट है कि अधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार दोहरे विवाद का विषय बन गया है। एक विवाद बहुसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच है और दूसरा विवाद अल्पसंख्यक समुदायों के बीच है। पहले विवाद का संबंध अधिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत से है। बहुसंख्यक समुदाय इस बात पर जोर देता है कि अल्पसंख्यक समुदाय को कुल जनसंख्या में अपने अनुपात से ज्यादा प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं है। यह कहना मुश्किल है कि बहुसंख्यक समुदाय इस नियम पर जोर क्यों देता है। क्या बहुसंख्यक समुदाय जनसंख्या के अनुपात का अपना दावा इसलिए स्थापित करना चाहता है ताकि वह हमेशा बहुमत में रहे और बहुमत के रूप में काम करे, या वह इसलिए इस नियम पर जोर देता है कि अल्पसंख्यक समुदाय को जितना भी अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए वह अल्पमत में ही रहे। वह इस तथ्य को ना बदल सके कि बहुसंख्यक समुदाय हमेशा अपनी इच्छा अल्पसंख्यक समुदायों पर लाद सकता है। पहला आधार बहुमत शासन की मूल संकल्पना का पूर्ण नकार है, क्योंकि इस संकल्पना का सही अर्थ इतना ही है कि बहुमत का फैसला ऐसा हो जिसके लिए अल्पमत ने अपने को मानसिक रूप से राजी कर लिया हो। बहुसंख्यक समाज का यह आशय नहीं हो सकता। इसकी कुछ और उदार व्याख्या की जानी चाहिए और यह मानकर चलना चाहिए कि बहुसंख्यक समुदाय का अभिप्राय पहले तर्क पर नहीं दूसरे तर्क पर आधारित है। इस बात को देखते हुए कि बहुसंख्यक समुदाय बहुमत में बने रहने और राजनीतिक बहुमत के विशेषाधिकार पाने के लिए जोर दे रहा है, जबकि वह राजनीतिक बहुमत नहीं है, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि अल्पसंख्यक समुदाय अधिक प्रतिनिधित्व के बावजूद अल्पमत में ही रहेगा, लेकिन पूरी धुनाई वाली हार और उस हार में जो जीत तो नहीं किंतु जीत जैसी होती है। बड़ा फर्क होता है। क्रिकेट के खिलाड़ी जानते हैं कि कुछ रनों या कुछ विकेटों की हार और पारी की हार के बीच क्या अंतर है। पूरी पारी की हार पूरी तरह हताश करने वाली होती है, जबकि कुछ रनों की हार ऐसी नहीं होती। इस प्रकार की हार जब अल्पसंख्यक समुदाय के राजनीतिक जीवन में आती है तो उससे वह समुदाय पूरी तरह हतोत्साहित हो जाता है। उसका मन पूरी तरह टूट जाता है। किसी भी कीमत पर ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।
इस दृष्टि से देखने पर इसमें संदेह नहीं कि जनसंख्या अनुपात के प्रतिनिधित्व का नियम जिस पर बहुसंख्यक समुदाय अब जोर दे रहा है गलत है। अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत अधिक प्रतिनिधित्व नहीं, प्रभावकारी प्रतिनिधित्व है। प्रभावकारी प्रतिनिधित्व क्या है? प्रतिनिधित्व की प्रभावकारिता इस पर निर्भर करती है कि प्रतिनिधित्व इतना हो कि अल्पसंख्यक समुदाय को ऐसा न लगे कि बहुमत उस पर पूरी तरह छा गया है। जनसंख्या के अनुपात में किसी अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व या सभी अल्पसंख्यक समुदाय का कुछ प्रतिनिधित्व उस सूरत में तो प्रभावकारी हो सकता है जब अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी अगर एक ही ऐसा समुदाय हो तो इतनी हो कि उनका प्रतिनिधित्व काफी बड़ा हो जाए। लेकिन ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं जब अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी या सब अल्पसंख्यक समुदाय की कुल आबादी इतनी थोड़ी हो कि आबादी के अनुपात के बड़े मानदंडों से प्रतिनिधित्व तय होने पर उन्हें प्रभावकारी प्रतिनिधित्व न मिले। इस तरह के कड़े मानदंडों पर जोर देना अल्पसंख्यकों के संरक्षण के उस सिद्धांत का मजाक उड़ाना होगा जो प्रतिनिधित्व के अधिकार का लक्ष्य है और जिसे अल्पसंख्यकों के जायज अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिक प्रतिनिधित्व आवश्यक होता है, जिसका मतलब है बहुसंख्यक समुदाय को जनसंख्या अनुपात से मिले प्रतिनिधित्व की मात्रा से सीटें कम करना। यदि बहुसंख्यक समुदाय न्यायप्रिय तथा ईमानदार बनना चाहता है तो उसे यह स्वीकार करना चाहिए। अतः अधिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर कोई विवाद नहीं हो सकता। इस आधार पर विवाद इस सवाल तक सीमित रह जाता है कि अधिक प्रतिनिधित्व की मात्रा किस प्रकार निश्चित हो। यह प्रयोजन का सवाल है, सिद्धांत का नहीं। अतः अधिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं की जा सकती। अधिक प्रतिनिधित्व की मांग अल्पसंख्यक समुदायों की सामान्य मांग है और वहाँ सभी अनुसूचित जातियों को इसमें एक हो जाना चाहिए। जहाँ बहुसंख्यक समुदाय बहुत बड़ा हो, वर्तमान अधिक प्रतिनिधित्व का दोष यह है कि उनके अल्पसंख्यक समुदाय को असमान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। इस समय कुछ अल्पसंख्यक समुदायों को अधिक प्रतिनिधित्व का बड़ा अंश मिला हुआ है, जबकि अस्पृश्यों को अधिक प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं मिला है। तर्कसंगत सिद्धांतों पर अधिक प्रतिनिधित्व का वितरण करके इस गलती को ठीक किया जाना चाहिए। निर्वाचक मंडल। एक, अनुसूचित जातियों को आवंटित सीटों के निर्वाचन की विधि पुनः समझौते के खंड 2 से खंड 4 में दी गई है। इसमें दोहरे निर्वाचन की व्यवस्था है, एक प्राथमिक निर्वाचन और 2 अंतिम निर्वाचन। प्राथमिक निर्वाचन अनुसूचित जातियों के पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। यह अर्हताकारी निर्वाचन है और यह निश्चित करता है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों के लिए अंतिम निर्वाचन कौन लड़ सकता है। अंतिम निर्वाचन संयुक्त निर्वाचक मंडल से होगा, जिसमें सवर्ण, हिंदू और अनुसूचित जातियां दोनों का वोट होगा और उससे अंतिम निर्णय तय होगा। 2. पूना समझौते के खंड 5 से प्राथमिक निर्वाचन प्रणाली 10 वर्ष तक सीमित है, जिसका मतलब है कि 1947 के बाद होने वाले निर्वाचन स्पष्टता से संयुक्त निर्वाचक मंडल और आरक्षित सीटों के आधार पर होंगे। 3. यदि हिंदू दोहरी निर्वाचन प्रणाली को अधिक अवधि के लिए बढ़ा दें तो भी अनुसूचित जातियों को संतोष नहीं होगा। प्राथमिक निर्वाचन के बने रहने पर 2 आपत्तियां हैं। प्रथम, इससे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को चुनने में अनुसूचित जातियों को मदद नहीं मिलती, जैसा कि परिशिष्ट 3 में देखा जा सकता है। जो उम्मीदवार प्राथमिक निर्वाचन में सर्वप्रथम आता है वह अंतिम निर्वाचन में नहीं जीत पाता और जो अनुसूचित जाति का उम्मीदवार प्राथमिक निर्वाचन में असफल होता है
वह अंतिम निर्वाचन में प्रथम आता है। दूसरे, प्राथमिक निर्वाचन अधिकतर काल्पनिक होता है, यथार्थ नहीं होता। पिछले निर्वाचन में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 151 सीटों में से केवल 43 के लिए प्राथमिक निर्वाचन हुए। यह इसलिए कि अनुसूचित जातियों के लिए प्राथमिक और अंतिम दो निर्वाचनों का खर्च उठाना असंभव होता है। ऐसी प्रणाली को बनाए रखने का कोई लाभ नहीं है। 4. संयुक्त निर्वाचक मंडल और आरक्षित सीटों की प्रणाली से, जो पूना समझौते के अंतर्गत अब लागू होगी, स्थिति और भी खराब होगी। यह महज अटकल नहीं है, पिछले निर्वाचन में यह पूर्णतः सिद्ध हो गया है कि संयुक्त निर्वाचक मंडल के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को पूरी तरह मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। जैसा कि परिशिष्ट 3 में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार न केवल हिंदू वोट से चुने गए, जबकि उद्देश्य यह था कि वे अनुसूचित जातियों द्वारा चुने जाएं, बल्कि इससे भी बड़ी बात यह है कि हिंदुओं ने अनुसूचित जातियों के उन उम्मीदवारों को चुना जो प्राथमिक निर्वाचन में असफल हुए थे। यह अनुसूचित जातियों को पूर्णतः मताधिकार से वंचित करना है। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में सवर्ण हिंदुओं की मतदाता संख्या और अनुसूचित जातियों की मतदाता संख्या में बहुत बड़ा अंतर है। यह परिशिष्ट 3 में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है। जैसा कि साइमन कमीशन ने कहा है कि यदि किसी साधारण निर्वाचन क्षेत्र में संरक्षित समुदाय बहुत अल्पमत में होगा तो आरक्षित सीटों की प्रणाली ठीक से काम नहीं करेगी। अनुसूचित जातियों के मामले में ठीक यही हो रहा है। इस असंगति की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह बहस मताधिकार प्रणाली के अंतर्गत भी रहेगी। ऐसी स्थिति में एक सर्वथा निर्दोष प्रणाली की खोज की जानी चाहिए जो अनुसूचित जातियों को वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे। इस तरह की प्रणाली में निम्नलिखित को समाप्त करना पड़ेगा। 1. प्राथमिक निर्वाचक जो अनावश्यक और भारी बाधा है, और 2. पृथक निर्वाचक मंडल की प्रतिस्थापना। 5. राजनीति में हिंदुओं और अनुसूचित जातियों के संबंध को कटु बनाने वाला एक मुद्दा निर्वाचक मंडल का है। अनुसूचित जातियां पृथक निर्वाचक मंडल के लिए जोर देती रही हैं। सवर्ण हिंदू इस मांग का उतने ही जोर से विरोध करते हैं। इस मुद्दे पर किसी समाधान पर पहुंचने के लिए, जिसके बिना सवर्ण हिंदुओं और अनुसूचित जातियों में कभी शांति और सौहार्द स्थापित नहीं होगा, यह निश्चित करना जरूरी है कि कौन सही है और कौन गलत, तथा इस मांग का विशेष किसी तर्क पर आधारित है या महज पूर्वाग्रह पर आधारित है। 6. अनुसूचित जातियों की पृथक निर्वाचक मंडल की मांग के खिलाफ आमतौर पर ये तर्क दिए जाते हैं। फर्स्ट, अनुसूचित जातियां अल्पसंख्यक वर्ग नहीं हैं। सेकंड, अनुसूचित जातियां हिंदू हैं, अतः उनके पृथक निर्वाचक मंडल नहीं मिल सकता। थर्ड, पृथक निर्वाचक मंडल होने से अस्पृश्यता हमेशा बनी रहेगी। फोर्थ, पृथक निर्वाचक मंडल राष्ट्र विरोधी है। और 5, पृथक निर्वाचक मंडल ब्रिटिश साम्राज्यवाद को इस योग्य बनाता है कि वह पृथक निर्वाचक मंडल वाले समुदायों को प्रभावित कर उन्हें देश के हित के विरुद्ध काम करने को प्रेरित करे। 7, क्या ये तर्क उचित है? फर्स्ट, यह कहना कि अनुसूचित जातियां अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है। अल्पसंख्यक वर्ग शब्द का गलत अर्थ लगाना है। धर्म की पृथकता अल्पसंख्यक वर्ग होने की एकमात्र कसौटी नहीं है, न ही यह अच्छी और सक्षम कसौटी है। कोई सामाजिक समूह अल्पसंख्यक वर्ग है या नहीं, इसकी सही कसौटी सामाजिक भेदभाव है। श्री गांधी ने भी धार्मिक प्रत्यक्षता की तुलना में इसे अधिक तर्कसंगत और व्यवहारिक कसौटी माना है। इस कसौटी को अपनाते हुए उन्होंने 21 अक्टूबर 1939 के हरिजन
के संपादकीय में दी फिक्शन ऑफ मेजोरिटी शीर्षक के अंतर्गत यह विचार रखा है कि भारत में अनुसूचित जातियां ही वास्तविक अल्पसंख्यक वर्ग हैं। सेकंड, यह कहना कि अनुसूचित जातियां हिंदू हैं और इसलिए वे पृथक निर्वाचक मंडल की मांग नहीं कर सकती, एक ही तर्क का अलग ढंग से प्रस्तुत करना है। धर्म को संवैधानिक सुरक्षा के लिए निर्णायक मानना इस तथ्य की उपेक्षा करना है कि धार्मिक जुड़ाव के साथ साथ तीव्र सामाजिक पार्थक्य और भेदभाव भी रहता है। यह मान्यता कि पृथक निर्वाचक मंडल पृथक धर्म के साथ जुड़ा हुआ है इस कारण बनी है कि जिन समुदायों को पृथक निर्वाचक मंडल मिला हुआ है वे धार्मिक समुदाय हैं, लेकिन यह सही नहीं है। मुसलमानों को इसलिए पृथक निर्वाचक मंडल नहीं मिला है कि वे धर्म के मामले में हिंदुओं से भिन्न हैं, उन्हें इसलिए पृथक निर्वाचक मंडल मिला है कि और यह मूल कारण है मुसलमानों और हिंदुओं के सामाजिक संबंधों में सामाजिक भेदभाव है। इसी बात को किंचित अलग ढंग से इस प्रकार भी रखा जा सकता है, निर्वाचक मंडल का स्वरूप धर्म के संदर्भ में नहीं सामाजिक भेदभाव के संदर्भ में निश्चित होता है। निर्वाचक मंडल के स्वरूप के निर्धारण का आधार धार्मिक संबंध या पार्थक्य न होकर सामाजिक है। इसका सबसे अच्छा प्रमाण यह व्यवस्था है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत के ईसाई समुदाय के लिए की गई है। ईसाई समुदाय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, यूरोपियन, आंग्ल भारतीय और भारतीय ईसाई। इस बात के बावजूद कि तीनों धर्म से ईसाई हैं, प्रत्येक श्रेणी को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया है। इससे जाहिर होता है कि निर्णायक तत्व धार्मिक संबंध नहीं सामाजिक पार्थक्य है। थर्ड, यह कहना कि पृथक निर्वाचक मंडल अस्पृश्यों और सवर्ण हिंदुओं की एकता में बाधक है भ्रमपूर्ण सोच का परिणाम है। निर्वाचन 5 साल में एक बार होते हैं। मान लें कि निर्वाचन संयुक्त निर्वाचक मंडल के अंतर्गत होते हैं, उस स्थिति में यह समझ पाना मुश्किल है कि सवर्ण हिंदू तथा अस्पृश्यों में एक दिन एक साथ वोट देने से सामाजिक एकता कैसे हो जाएगी, जबकि शेष 5 साल वे अलग अलग जिंदगी जिएंगे। इसी तरह मान लीजिए कि निर्वाचक पृथक निर्वाचक मंडल के अंतर्गत होते, तो इस स्थिति में भी यह समझ पाना मुश्किल है कि 5 साल में एक दिन पृथक मतदान करने से दोनों के बीच उससे ज्यादा अलगाव कैसे हो जाएगा जितना अलगाव पहले से विद्यमान है। इसे दूसरी तरह से देखें तो 5 साल में एक दिन अलग अलग मतदान करने से एकता चाहने वालों के काम में किस तरह रुकावट आएगी। उदाहरण के लिए अस्पृश्यों को पृथक निर्वाचक मंडल मिलने से उनके और सवर्ण हिंदुओं के बीच परस्पर विवाह और सहभोज में कैसे बाधा पड़ेगी। अतः यह कहना बिल्कुल निरर्थक है कि पृथक निर्वाचक मंडल से सवर्ण हिंदुओं तथा अस्पृश्यों के बीच हमेशा अलगाव बना रहेगा। फोर्थ, यह कहना कि पृथक निर्वाचक मंडल से राष्ट्र विरोधी भावना पैदा होगी अनुभव के विपरीत है। सिखों को पृथक निर्वाचक मंडल मिला हुआ है, किंतु कोई यह नहीं कह सकता कि सिख राष्ट्र विरोधी हैं। मुसलमानों को 1909 से ही पृथक निर्वाचक मंडल मिला हुआ है। श्री जिन्ना पृथक निर्वाचक मंडल के अंतर्गत चुने गए हैं, तथापि जिन्ना 1935 तक भारतीय राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक रहे हैं। भारतीय ईसाइयों को पृथक निर्वाचक मंडल मिला हुआ है, तथापि ईसाइयों ने बड़ी संख्या में कांग्रेस के प्रति अपना प्रेम दिखाया है, हालांकि वे कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन नहीं जीते। जाहिर है राष्ट्रवाद या राष्ट्र विरोधी भावना का निर्वाचक मंडल की प्रणाली से कोई संबंध नहीं है, ये निर्वाचनेतर शक्तियों का परिणाम है। फिफ्थ, इस तर्क में कोई दम नहीं है, यह महज पलायनवाद है। जो भी हो, स्वतंत्र भारत में निर्वाचक मंडल के संबंध में इस आधार पर की गई आपत्ति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। 8, पृथक निर्वाचक मंडल के विरोधियों की युक्तियों
तर्क और अनुभव की कसौटी पर इसलिए खरी नहीं उतरती कि ये युक्तियां मूलतः गलत हैं। ये दो दृष्टियों से गलत है। फर्स्ट, वे यह नहीं समझ पाते हैं कि निर्वाचक मंडल की प्रणाली का धार्मिक या सांप्रदायिक संबंध से कुछ लेना देना नहीं है। यह ऐसी व्यवस्था है जिसका काम अल्पसंख्यक वर्ग को विधानमंडल में वास्तविक प्रतिनिधि भेजने में समर्थ बनाना है। चूंकि यह अल्पसंख्यक वर्ग को संरक्षण देने की व्यवस्था है, अतः पृथक संयुक्त निर्वाचक मंडल का फैसला अल्पसंख्यक वर्ग पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। सेकंड, वे बहुसंख्यक समुदाय द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग में भेद नहीं कर पाते हैं। बहुसंख्यक समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। कारण सीधा है, बहुसंख्यक समुदाय द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग का अर्थ है बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय पर बिना उसकी सहमति के अपना शासन स्थापित करने का अधिकार। यह लोकतंत्र के इस सुस्थापित सिद्धांत के विपरीत है कि शासन शासित की सहमति से चले। इससे विपरीत सिद्धांत से अर्थात अल्पसंख्यक समुदाय को अपने हित के अनुरूप निर्वाचक मंडल निर्धारित करने का अधिकार है। कोई बुरा परिणाम नहीं निकलता, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय पर शासन करने की स्थिति में कभी नहीं आएगा। 9, सारे सवाल के प्रति सही रवैया निम्नलिखित स्वयं सिद्ध तथ्यों पर आधारित होगा। फर्स्ट, चूंकि निर्वाचक मंडल की प्रणाली का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय को संरक्षण प्रदान करना है, अतः निर्वाचक मंडल संयुक्त हो अथवा पृथक, इसका फैसला अल्पसंख्यक समुदाय की इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यदि अल्पसंख्यक समुदाय इतना बड़ा है कि वह बहुमत को प्रभावित कर सकता है, तो वह संयुक्त निर्वाचक मंडल को चुनेगा। यदि वह इतना छोटा है कि बहुमत को प्रभावित न कर सके, तो वह अपनी अस्मिता के खो जाने के डर के कारण पृथक निर्वाचक मंडल को चुनेगा। थर्ड, बहुसंख्यक समुदाय चूंकि शासन करने की स्थिति में होता है, अतः निर्वाचक मंडल का स्वरूप निर्धारण करने में उसकी कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। यदि अल्पसंख्यक समुदाय संयुक्त निर्वाचक मंडल चाहता है, तो बहुसंख्यक समुदाय को संयुक्त निर्वाचक मंडल मान लेना चाहिए। यदि अल्पसंख्यक समुदाय पृथक निर्वाचक मंडल चाहता है, तो बहुसंख्यक समुदाय उसे देने से इनकार नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, बहुसंख्यक समुदाय को इस संबंध में अल्पसंख्यक समुदाय का निर्णय मान लेना चाहिए। भाग 1 खंड 2। यह मांग पूना समझौते से बाहर लग सकती है, क्योंकि उसमें इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यह सही नहीं होगा। वास्तव में यदि उसमें कोई प्रावधान नहीं हुआ, तो इसका कारण था कि इस तरह के प्रावधान की तब कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा 2 कारणों से था। पहला तो यह कि पूना समझौते के समय किसी भी समुदाय को कानून द्वारा कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व की निश्चित मात्रा का आश्वासन नहीं दिया गया था। दूसरे, कार्यपालिका में विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व परंपरा पर छोड़ा गया था, जिसका पालन जारी निर्देशों के अनुसार गवर्नर को कराना था। अनुभव बताता है कि अब कार्यपालिका में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व की मात्रा निर्धारित होनी चाहिए। भाग 1 खंड 3। यह मांग नई नहीं है। पूना समझौते के खंड 8 में अनुसूचित जातियों को सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व का आश्वासन दिया गया है, किंतु इसमें प्रतिनिधित्व की मात्रा निर्धारित नहीं की गई है। मांग को भारत सरकार ने उचित कहकर मान लिया है और प्रतिनिधित्व की मात्रा भी निर्धारित की गई है। अब सिर्फ इसे वैधानिक आधार देना शेष है। भाग 2 खंड 1। यह भी नई मांग नहीं है। पूना समझौते के खंड 9 में आश्वासन दिया गया है कि अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाएगी, किंतु मात्रा निर्धारित नहीं की गई है।
मांग का उद्देश्य इतना ही है कि इस संबंध में राज्य की देयता की मात्रा निर्धारित की जाए। इस संबंध में भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 83 को देखा जाए, जिसका संबंध आंग्ल भारतीय और यूरोपियन की शिक्षा से तथा भारत सरकार द्वारा अलीगढ़ विश्वविद्यालय तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले अनुदान से है। भाग 2 खंड 2। यह नई मांग है, किंतु इसका औचित्य परिस्थितियों से सिद्ध है। इस समय सवर्ण हिंदू गांवों में रहते हैं और अस्पृश्य बस्तियों में। उद्देश्य यह है कि अस्पृश्यों को हिंदुओं की दासता से मुक्त किया जाए। जब तक वर्तमान व्यवस्था चलती रहेगी तब तक अस्पृश्य न तो हिंदुओं की गुलामी से मुक्त हो पाएंगे और न उनका अस्पृश्यता से पीछा छूटेगा। एक ही गांव में रहने वाले हिंदुओं और अस्पृश्यों के बीच अत्यंत निकट संबंध के कारण ही अस्पृश्य अलग से पहचाने जाते हैं और सवर्ण हिंदू उन्हें अस्पृश्य मानते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत गांवों का देश है और जब तक ग्राम प्रणाली में अस्पृश्यों को आसानी से पहचाना जा सकता है, अस्पृश्यों को अस्पृश्यता से छुटकारा नहीं मिल सकता। गांवों के साथ लगी गंदी बस्तियों की प्रणाली ही अस्पृश्यता को अस्थायी बनाती है। अतः अस्पृश्यों की मांग है कि इस संबंध को तोड़ा जाए और अस्पृश्यों को, जो वस्तुतः सामाजिक रूप से पृथक हैं, क्षेत्रीय एवं भौगोलिक रूप से पृथक किया जाए और उन्हें अलग गांवों में बसाया जाए, जो केवल अस्पृश्यों के गांव हों, जिनमें ऊंच नीच का और अस्पृश्य तथा अस्पृश्य का कोई भेद न हो। पृथक बस्तियों की मांग का दूसरा कारण गांव में अस्पृश्यों की आर्थिक स्थिति है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। यह भूमिहीन मजदूर समुदाय है जो पूर्णतया उस रोजगार पर निर्भर होता है जो सवर्ण हिंदू उन्हें देते हैं और उन्हें उसी मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता है जिसे देना हिंदू अपने लिए लाभदायक मानते हैं। जिस गांव में भी रहते हैं वहां भी कोई और काम नहीं कर सकते, क्योंकि अस्पृश्य हिंदू के कारण कोई हिंदू उनसे लेन देन नहीं करेगा। अतः यह स्पष्ट है कि जब तक अस्पृश्य हिंदू गांव के अधीन उसके भाग के रूप में गंदी बस्तियों में रहते हैं, तब तक वे अपने लिए उपलब्ध रोजगारों से जीविका नहीं कमा सकते। इस आर्थिक निर्भरता के निर्धनता और अपमान के अलावा और भी दुष्परिणाम होते हैं। हिंदुओं की एक जीवन संहिता है जो उनके धर्म का हिस्सा है। यह संहिता उन्हें कई विशेषाधिकार देती है और अस्पृश्यों पर कई ऐसे अपमान लाती है जो मानव जीवन की पवित्रता तथा गरिमा के विरुद्ध है। अस्पृश्य सारे भारत में उन अन्यायों और अपमानों से लड़ रहे हैं जिन्हें धर्म के नाम पर हिंदू उन पर लादते रहे हैं। हिंदुओं और अस्पृश्यों के बीच गांव में हर रोज एक शाश्वत युद्ध चल रहा है। यह युद्ध दिखाई नहीं देता। हिंदू समाचार पत्र इसका प्रचार करने के लिए तैयार नहीं होते, इस डर से कि कहीं दुनिया की नजरों में उनकी आजादी का ध्येय बदनाम न हो जाए। तथापि अस्पृश्यों और स्पृश्यों के बीच चल रहा संघर्ष वास्तविकता है। गांव प्रणाली में अस्पृश्य सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन के अपने संघर्ष में बहुत बाधा महसूस करता है। यह संघर्ष आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत हिंदुओं और निर्धन तथा संख्या में कम अस्पृश्यों के बीच है। हिंदू अस्पृश्यों को दबाने में अक्सर सफल हो जाते हैं। इसके कई कारण हैं। हिंदुओं की तरफ पुलिस और दंड विभाग होता है। अस्पृश्यों और हिंदुओं के झगड़े में अस्पृश्यों को कभी भी पुलिस से संरक्षण और मजिस्ट्रेट से न्याय नहीं मिलता है। पुलिस और मजिस्ट्रेट अपने कर्तव्य से ज्यादा अपने वर्ग से प्यार करते हैं, किंतु हिंदुओं के शास्त्रागार का मुख्य हथियार उनकी आर्थिक शक्ति है जो गांव में रहने वाले निर्धन अस्पृश्यों पर उन्हें प्राप्त होती है। प्रस्ताव को पलायनवाद कहा जा सकता है, किंतु इसका एकमात्र विकल्प है शाश्वत गुलामी। भाग 3 खंड 1। हर देश में जिसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संप्रदायों की समस्या होती है,
दोनों के बीच राजनीतिक सत्ता की साझेदारी की कोई न कोई व्यवस्था होती है। दक्षिण अफ्रीका में ऐसी व्यवस्था है और कनाडा में भी। कनाडा में फ्रेंच भाषी और अंग्रेजी भाषी आबादी के बीच राजनीतिक सत्ता की साझेदारी छोटे से छोटे दफ्तर के स्तर तक है। इस तथ्य का उद्देश्य करते हुए श्री पॉरेट ने अपनी पुस्तक एवोल्यूशन ऑफ डोमिनियन ऑफ कनाडा में कहा है, ओटावा की स्थितियां जो अंशतः नस्ल और भाषा के कारण है और अंशतः सभी शासकीय लाभों के वितरण की दीर्घकालिक परंपरा के कारण उस ब्रिटिश परंपरा के खिलाफ है जिसके अनुसार सदस्य 2 या 3 विधानमंडलों के कार्यकाल तक अध्यक्ष पद पर बना रह सकता है। भले ही आम निर्वाचनों में राजनीतिक दलों की जो स्थिति रहे, ओटावा में हर नई लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए नया अध्यक्ष होता है और लंबे समय से यह परंपरा है कि एक राजनीतिक दल 2 या 3 विधानमंडलों की अवधि में सत्ता पर बना रहता है। तो एक विधानमंडल का अध्यक्ष अगर ब्रिटिश कनाडियन हुआ तो दूसरी का फ्रेंच कनाडियन होगा। यह भी नियम है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद एक ही समय में एक ही नस्ल के सदस्यों के पास नहीं रहेगा। यदि अध्यक्ष फ्रेंच कनाडियन है तो उपाध्यक्ष, जो समितियों का सभापति भी होता है, अंग्रेजी भाषी कनाडियन होगा, क्योंकि सदन का नियम है कि उपाध्यक्ष के पद पर चुने गए व्यक्ति को उस भाषा की पूरी और व्यवहारिक जानकारी होनी चाहिए जो उस समय अध्यक्ष पद पर काम कर रहे व्यक्ति की नहीं है। सदन के लिपिक और सहायक लिपिक के पद और सार्जेंट एट आर्म्स तथा उप सार्जेंट एट आर्म्स के पद सभी निर्वाचित पदों से भिन्न नियुक्ति वाले पद इसी तरह प्रथा के अनुसार दोनों नस्लों में विभाजित हैं। संसद के दोनों सदनों से संबंधित महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण पद इन नियमों और प्रचलनों के अनुसार वितरित हैं। दोनों सदनों के कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी में, जिसमें चपरासियों तक के नाम होते हैं, जितनी अंग्रेजी भाषी कनाडियनों के नाम मिलेंगे उतने ही फ्रेंच भाषी कनाडियनों के नाम मिलेंगे। ये नियम और प्रचलन जिनके अनुसार पदों का वितरण होता है कनाडा महासंघ से भी ज्यादा पुराने हैं। ये यूनाइटेड प्रोविंसेस संयुक्त प्रांतों के प्रारंभिक वर्षों के हैं जब क्यूबेक और ओटारिया समान संख्या में सदस्य संसद में भेजते थे और जब कनाडा संघ के यही 2 प्रांत थे। क्यूबेक इस समय लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन्स के कुल 234 सदस्यों में से 65 सदस्य चुनता है। इसकी जनसंख्या कनाडा औपनिवेशिक राज्य की कुल जनसंख्या का 1/4 नहीं है। इसके राजस्व का हिस्सा औपनिवेशिक राज्य के 1/6 से अधिक नहीं है, किंतु लोकसभा के पदों का समान विभाजन क्यूबेक द्वारा अपने अधिकारियों और विशेषाधिकारियों की रक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है। जब तक कोई राजनीतिक दल सत्ता में रहते हुए फ्रांस कनाडा के समर्थन पर निर्भर होता है, तब तक उसके लिए संसदीय सम्मान और पदों के क्यूबेक के दावे की उपेक्षा करना उतना ही कठिन होगा जितना पृथक प्रणालियों को सुरक्षित रखने वाली ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट की धारा को नष्ट करना। दुर्भाग्य से भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भारतीय राष्ट्रवाद ने एक नया सिद्धांत विकसित किया है जिसे बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों पर मनमर्जी का शासन करने का दैवी अधिकार कहा जा सकता है। अल्पसंख्यक समुदायों के सत्ता की साझेदारी के किसी भी दावे को सांप्रदायवाद कह दिया जाता है, जबकि बहुसंख्यक समुदाय द्वारा सारी सत्ता पर एकाधिकार को राष्ट्रवाद कहा जाता है। इस तरह की विचारधारा से निर्देशित बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय को सत्ता में साझेदारी देने को तैयार नहीं होता और न ही वह इस बारे में किसी परंपरा को मानने के लिए तैयार होता है जैसा कि उसके द्वारा उन दायित्वों के विरोध से प्रकट है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत गवर्नरों को जारी निर्देशों में सम्मिलित है।
जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में शामिल करने को भी कहा गया है। इन स्थितियों में अनुसूचित जातियों के अधिकारों को संविधान में समाविष्ट करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। भाग 3 खंड 2 यह नई मांग नहीं है, यह पूना समझौते के खंड 6 की जगह लेती है, जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण द्वारा प्रतिनिधित्व की प्रणाली तब तक चलती रहेगी जब तक समझौते के संबंधित पक्ष आपसी सहमति से तय न कर लें। चूंकि अनुसूचित जातियों के लिए किए गए सुरक्षोपायों में परिवर्तन संशोधन करने के संबंध में अनुसूचित जातियों की इच्छा का पता लगाने की कोई अच्छी विधि इस समय नहीं है। समझौते के खंड 6 की जगह लेने के लिए एक योजना बनाना आवश्यक है। प्रस्ताव में रखे गए प्रावधानों से मिलते जुलते प्रावधान ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के संविधानों में है। इस प्रकार के मामले पर विचार करते समय दो बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली यह कि हमें इस संभावना को मानकर चलना चाहिए कि भविष्य में समझौते से संबंधित पक्ष सुरक्षोपायों में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरी ओर इनके परिवर्तन के लिए लगातार संघर्ष होता रहे, यह भी वांछनीय नहीं है। यदि नया संघ और राज्य विधानमंडलों की उद्देश्य में दिए गए दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाना है, तो यह वांछनीय होगा कि वे सुरक्षोपायों के परिवर्तन के संबंध में उठने वाले सवालों को लेकर विभिन्न धर्मों और वर्गों के बीच के तीव्र मतभेदों से प्रभावित न हो। अतः 25 साल बाद किसी भी परिवर्तन पर विचार करने का सुझाव दिया गया है। इस प्रावधान का भाग 4 इस प्रावधान का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि ब्रिटिश भारत में अनुसूचित जातियों के लिए जो सुरक्षोपाय किए गए हैं वे देशी राज्यों में भी अनुसूचित जातियों को मिले। प्रावधान में कहा गया है कि संघ में शामिल होने वाले देशी राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके संविधान में सुरक्षोपाय हैं। भाग 5 निर्वचन अनुसूचित जातियां अल्पसंख्यक समुदाय है या नहीं, यह विवाद का विषय बन गया है। पहले प्रावधान का उद्देश्य इस विवाद को खत्म करना है। अनुसूचित जातियां भारत के किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय की तुलना में बुरी स्थिति में हैं, अतः उन्हें अन्य अल्पसंख्यकों से भी ज्यादा संरक्षणों की जरूरत है। इस संबंध में जो कम से कम किया जा सकता है वह यह है कि उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय माना जाए। दूसरे प्रावधान का उद्देश्य प्रांतीय बाधा को दूर करना है। कोई कारण नहीं है कि एक प्रांत के अनुसूचित जाति के नागरिक को केवल इसलिए संविधान द्वारा दिए गए राजनीतिक विशेषाधिकारों का लाभ खोना पड़े कि उसने अपना निवास स्थान बदल लिया है। परिशिष्ट 2 पूना समझौते का मूल पाठ 1 प्रांतीय विधान मंडल में सामान्य निर्वाचक मंडल की सीटों से निम्न प्रकार से दलित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। मद्रास 30, बम्बई सिंध सहित 15, पंजाब 8, बिहार और उड़ीसा 18, मध्य भारत 20, आसाम 7, बंगाल 30, संयुक्त प्रांत 20, कुल 148। ये आंकड़े प्रधानमंत्री के निर्णय में घोषित प्रांतीय परिषदों की कुल सदस्य संख्या पर आधारित है। 2 इन सीटों के लिए निर्वाचन संयुक्त निर्वाचक मंडल की प्रणाली से होंगे और यह निम्नलिखित कार्यविधि के अधीन होंगे। निर्वाचन क्षेत्र की सामान्य मतदाता सूची में दर्ज दलित वर्गों के सभी सदस्य निर्वाचक मंडल में होंगे, जो एकल वोट की विधि से प्रत्येक आरक्षित सीट के दलित वर्गों के 4 उम्मीदवारों का पैनल चुनेंगे। इस तरह के प्राथमिक निर्वाचन में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले 4 उम्मीदवार सामान्य मतदाताओं द्वारा निर्वाचन के उम्मीदवार होंगे। 3 केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के प्रतिनिधि भी इसी तरह आरक्षित सीटों और संयुक्त निर्वाचन मंडल की प्रणाली से प्राथमिक निर्वाचन की विधि से उसी रीति से चुने जाएंगे।
जो ऊपर खंड 2 में प्रांतीय विधानमंडलों के प्रतिनिधित्व के लिए दी गई हैं। 4. केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के सामान्य निर्वाचक मंडल के लिए नियत कुल सीटों की 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित होंगी। 5. केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल के निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों के पैनल के लिए प्राथमिक निर्वाचन प्रणाली प्रथम 10 वर्ष बाद खत्म हो जाएगी, बशर्ते कि आगे खंड 6 के प्रावधान के अंतर्गत आपसी समझौते से उसे पहले ही समाप्त न कर दिया जाए। 6. प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों द्वारा दलित वर्गों की प्रतिनिधित्व की प्रणाली, जिसकी व्यवस्था खंड 1 से खंड 4 में की गई है, समझौते से संबद्ध समुदायों के बीच आपसी करार से निश्चित तारीख तक चलती रहेगी। 7. केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए दलित वर्गों का मताधिकार वही होगा जो लोथियन समिति की रिपोर्ट में दिया गया है। 8. स्थानीय निकायों के निर्वाचन या सरकारी सेवाओं की नियुक्ति के लिए दलित वर्गों का सदस्य होने की वजह से किसी व्यक्ति के साथ कोई आसक्तता नहीं जुड़ेगी। इनमें दलित वर्गों को उन शैक्षिक योग्यताओं के अधीन जो सरकारी सेवाओं की नियुक्ति के लिए निर्धारित हो अथवा प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। 9. प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में से पर्याप्त राशि दलित वर्गों के सदस्यों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवंटित की जाएगी।